आज हम क्लास 9 आपके विज्ञान की बुक के 5वें चैप्टर, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर आपकी साइंस की बुक में बायोलॉजी के सेक्शन के अंतर्गत आता है। ये चैप्टर जीव विज्ञान का चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। चैप्टर के नाम से आप समझ रहे होंगे कि जीवन की जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसके बारे में इस चैप्टर में बात होने वाली है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ कि ये चैप्टर की शुरुआत होती कहाँ से है। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक करके, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कॉर्क, एक पदार्थ होता है कॉर्क, जो कि लकड़ी के प्रकार का पदार्थ होता है, उसको इन्होंने अपनी सूक्ष्मदर्शी के नीचे रख करके और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका आवर्धित चित्र देखा, मीन्स उसका मैग्नीफाइंग पिक्चर इन्होंने देखा। सूक्ष्मदर्शी यदि आप नहीं जानते हैं तो इसको हम इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं, और इसका काम होता है पिक्चर को बड़ा करके दिखाना, बड़े साइज में करके दिखाना, छोटे से जगह को उसको मैग्नीफाई करके उसका विस्तारित रूप दिखाना। तो रॉबर्ट हुक ने जब कॉर्क की एक पतली से टुकड़े को सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा और उसका विस्तारित रूप यानी मैग्नीफाइंग पिक्चर देखा, तो उन्हें एक मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना दिखाई दी। मधुमक्खी के छत्ते इन द सेंस कि उसको हम कमरे नुमा संरचना भी बोलते हैं, कि जो उस संरचना के जिस कॉर्क के पतली परत के अंदर उनको संरचना दिखी, वो एक ही प्रकार की आकृति से मिलकर बनी थी। तो उन्होंने इसको कमरे नुमा संरचना कहा। और उसके बाद में कोशिका की जो परिभाषा आई तो उसको एक कमरे या छोटा कमरा के जैसे डिफाइन किया गया। ठीक है, कोशिका की परिभाषा क्या थी? छोटा कमरा। जब जब हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हुई तो कोशिका के केंद्रक का पता लगाया गया और कोशिका के और भी बहुत सारे अंग का। देखिए, कोशिका एक बहुत ही छोटा पार्ट है और इसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसे देखा जाता है। तो आज की डेट में हमें कोशिका के अंदर भी बहुत छोटे छोटे पार्ट होते हैं जिनको हम कोशिकांग कहते हैं। उनकी जानकारी है, उनके वर्किंग, उनकी मैकेनिज्म, उनके काम करने का तरीका, यह हमें मालूम है। हर एक कोशिकांग का अपना एक काम होता है, अपनी एक ड्यूटी होती है, जिसकी वजह से कोशिका का अस्तित्व है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि सभी सजीव जो भी सजीव हैं वो कोशिका से मिलकर बने हैं। कोशिका के आधार, कोशिका से मिलकर जो सजीव बने हैं उनको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव वो हो जाएंगे जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होगा, ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव वो हो जाएंगे जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होगा। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि कोशिका के भीतर और भी कितने सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोशिका के अंदर मुख्यतः 3 पार्ट जो इसकी संरचना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो कि कॉमन होते हैं सभी कोशिकाओं में, जो कि है प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में और भी बहुत सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं जिनका मैंने आपको बताया था कि जिनकी अपनी वर्किंग होती है, अपना कार्य करने का एक तरीका होता है, उनकी अपनी एक ड्यूटी होती है। तो चलिए इस चैप्टर को और एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं बोर्ड पर। तो जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिका, तो जिस प्रैक्टिकल के बारे में आपको बात बता रहा था, इसकी शुरुआत यहां से होती है 1665 से। 1665 में एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी या फिर माइक्रोस्कोप के नीचे, देखिए प्रैक्टिकल आपको ध्यान होना चाहिए जहां से इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता है। सूक्ष्मदर्शी के नीचे
स्वनिर्मित, इनका सेल्फ मेड था ये। उसके नीचे इन्होंने कॉर्क को रखा। कॉर्क एक प्रकार का पदार्थ होता है, लकड़ी का टाइप होता है ये। उसको रखने पर इनको कॉर्क के अंदर एक बड़ी आकृति दिखाई दी, है ना। तो वो छोटा सा कॉर्क का जो टुकड़ा था उसको जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखा तो वो एक्सपेंड होकर के उनको दिखाई दी कैसी आकृति, कमरे नुमा आकृति। ओके, बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर। इसी कमरे नुमा आकृति को बाद में बोला गया कोशिका, यानी सेल्स, जो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की मौलिक इकाई है। हम इस चैप्टर में कोशिका के ऊपर बात करेंगे और ये समझेंगे कि कोशिका का संरचनात्मक संगठन, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, आज की डेट में हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है कि हमें कोशिका के अंदर जाकर के जो जिस कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उस कोशिका के अंदर के जो भाग हैं उनकी जो वर्किंग है, उनकी जो मैकेनिज्म है, उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिका को समझेंगे। कोशिका को समझने के बाद हम समझेंगे कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है, और उसके बाद उसके कोशिका के कुछ भाग जो कि मुख्यतः कोशिका का निर्माण करते हैं। सेकंड, कोशिका का संरचनात्मक संगठन। एंड थर्ड, इसमें हम पढ़ेंगे इसके कुछ पार्ट्स, जैसे प्लाज्मा झिल्ली, या फिर केंद्रक, या फिर कोशिका द्रव। ठीक है, तो इनको समझते हैं हम वन बाय वन। इनको हम समझेंगे स्मार्ट बोर्ड पर। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड। 1665 में रॉबर्ट हुक, ये नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ऐसा ही एक नाम अभी और भी आएगा, रॉबर्ट हुक। ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा, अपना सूक्ष्मदर्शी बनाया और उसके नीचे कॉर्क की एक पतली सी परत को रखा, और उसके बाद उन्हें जो आकृति दिखाई दी वो कैसी दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति, या फिर कमरे जैसी आकृति, है ना, कमरे नुमा आकृति। तो इन्होंने इसी छोटे कमरे को, जो छोटे छोटे कमरे नुमा आकृतियां इनको दिखाई दी, उसको ही इन्होंने कोशिका का नाम दिया। ठीक है, तो कोशिका का जो लैटिन मीनिंग है, कोशिका का जो लैटिन भाषा में अर्थ है वो भी यही है, छोटा कमरा। ओके, सो वहां से इसका नाम पड़ा कोशिका। आपको एक और बात ध्यान देनी है, एक और साइंटिस्ट आए थे 1831 में, जिन्होंने 1831 में, और इनका नाम भी ऐसा ही है, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि नाम आप याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। 1831 में एक साइंटिस्ट आए, रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने कोशिका के केंद्रक का पता लगाया, कोशिका के केंद्रक का, न्यूक्लियस। तो आप ध्यान रखेंगे, कोशिका के केंद्रक का पता लगाने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन, और जिन्होंने कोशिका की खोज करी वो रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में कंफ्यूज तो नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा दो साइंटिस्ट और आते हैं। तो स्लेटन और स्वान ने एक सिद्धांत दिया था जिसको हम कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं, कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने
ये बात बताई थी कि जो सभी जीव जंतु है, सभी पौधे हैं, वो कोशिका से मिलकर बने हैं, यानी कोशिका जो है वो जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था एम्स्लिडन तथा टीस्वान ने। ये बात भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। ओके, ये तो कोशिका की डिस्कवरी से संबंधित, उसकी हिस्ट्री से संबंधित बात हो गई। हम पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो जब कोशिका को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर देखा गया तो कोशिका के और भी भाग हमें दिखे। जैसे इन भागों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन सभी जीव को हम कोशिका के आधार पर, हमें पता है सभी जीव जो है कोशिका के द्वारा बने होते हैं, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ये सिद्धांत अभी हमने पढ़ा। इसके आधार पर हम जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। किसके आधार पर? सभी जीव कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं, इस बात के आधार पर। तो वो दो भाग कौन कौन से हो गए? एक तो हो गए एक कोशिकीय जीव, दूसरा हो गए बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे जीव जिनका शरीर मात्र एक कोशिका से बना होता है, जिनके शरीर में, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं जिनके शरीर में एक कोशिका होती है, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय जीव या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यदि इनके उदाहरण की बात कर लें, अमीबा तथा पैरामीशियम, ये कौन से जीव हैं? ये है एक कोशिकीय जीव। जबकि बहुकोशिकीय जीव हैं मनुष्य, कुत्ता, कीट आदि। देखिए, मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है। इसका शरीर जो है, मनुष्य के शरीर में, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसे कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका। इसके अलावा पेशीय कोशिका, है ना। तो ये डिफरेंट और भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है मनुष्य के शरीर में, उनको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको मनुष्य एक बहुकोशिकीय जीव है, तो उसके शरीर में इस प्रकार की भिन्न भिन्न कोशिकाएं होती हैं। देखिए, कोशिका जो है, कई बार कोशिकाएं एक ही आकार की नहीं होंगी, कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहेंगी। ओके, कोशिकाओं का आकार परिवर्तन होता रहेगा। और कुछ जीवों में जो होगा, कोशिका का आकार स्थिर होगा। कुछ जीवों में आकार स्थिर होगा और कुछ जीवों में आकार बदलता रहेगा। जैसे अमीबा में कोशिका का आकार चेंज होता रहता है। ओके, और तंत्रिका कोशिका जो हो गई, इसका आकार क्या होता है? स्थिर होता है। तो आप एक बात ही ध्यान रखें कि कोशिकाओं का आकार, कुछ कोशिकाओं का आकार निश्चित होता है जैसे तंत्रिका कोशिका, और कुछ कोशिकाओं का आकार बदलता रहता है जैसे अमीबा। और जो कोशिका होती है उसका काम होता है किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को, किसी एक दिए हुए कार्य को करने का। ठीक है, और इस कार्य को करने के बाद जो मनुष्य के जैसे भिन्न भिन्न अंग हम बोलते हैं कोशिका से मिलकर बने होते हैं, तो जिस प्रकार से उन अंगों का स्पेसिफिक काम है, जैसे सपोज हमारा जो हृदय है, मानव हृदय है, ह्यूमन हार्ट है, उसका काम क्या है? उसका काम है रक्त को पंप करने का, ब्लड को पंप करने का, या फिर धड़कते रहने का। तो ये अपना काम इसको क्या करना होता है? कंटिन्यूअसली करना होता है। ठीक इसी प्रकार जो कोशिका है उसको भी अपना काम अनवरत रूप से, कंटिन्यूअस रूप से करना होता है। ठीक है, कोशिकाओं में बहुत सारे अंग होते हैं जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं। कोशिका में उपस्थित जो अंग होते हैं उनको हम कोशिकांग बोलते हैं। और प्रत्येक कोशिकांग का अपना एक कार्य होता है, प्रत्येक कोशिकांग का अपना एक कार्य होता है। जैसे कि
किसी कोशिकांग का काम होगा कोशिका में नया पदार्थ बनाना है तो उसके लिए एक कोशिकांग होगा, या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो जिस पदार्थ का यूज नहीं है, जो खराब पदार्थ है, उसका अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन कह दें या फिर उसको निष्कासित करना, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। तो इस प्रकार से कोशिका में बहुत सारे अंग होते हैं जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं, और उनका अपना अपना क्या होता है, अपना अपना फंक्शन होता है, अपना अपना काम होता है। तो ये कोशिका के बारे में कुछ विभिन्न जीवों में कोशिका के रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो चेंज होते रहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कोशिका का आकार अमीबा में तो चेंज होता रहता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका का आकार सेम में रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस जीव की कोशिका है। इसके बाद हम देखते हैं कोशिका की संरचना। तो जब कोशिका को हमने रखा सूक्ष्मदर्शी के नीचे तो हमें कोशिका की संरचना और ज्यादा समझ में आई, जिसमें हम मेनली हमने देखा कि कोशिकाओं में 3 गुण तो होते ही होते हैं। जैसे जो 3 गुण हैं वो हैं प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्यक। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्यक। तो इनको एक बार ब्रीफ में समझते हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली है ये एक टाइप से कवर है, कोशिका के ऊपर जो कवर लगा हुआ है उसको हम बोल सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली का। इसका काम क्या होगा प्लाज्मा झिल्ली का? विसरण और या फिर परासरण की क्रिया कराना। कोशिका में विसरण या परासरण की क्रिया। तो इसका विसरण या परासरण की क्रिया क्या होती है? देखिए कोशिका में पदार्थों का आदान प्रदान तो होगा, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर रिलीज की जाएगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो ऑक्सीजन को कोशिका को चाहिए होगी, तो पदार्थों का क्या होगा? आदान प्रदान। तो उस आदान प्रदान के लिए जो जरिया होता है वो काम करता है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। गैसों में वितरण की प्रक्रिया होती है, गैसों में, और परासरण की प्रक्रिया द्रवों में, है ना, लिक्विड्स में। इसको समझते हैं थोड़ा सा और ब्रीफली कि जो विसरण परासरण की क्रिया है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, ठीक। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो विसरण या परासरण की क्रिया होती है, गैस पदार्थों के आदान प्रदान की प्रक्रिया जो होती है वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। ठीक है, अब इसको कैसे समझेंगे? सपोज ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको रिलीज करना है, मतलब इसको बाहर भेजना है। तो होता क्या है कि जो बाहर के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसकी सांद्रता हो जाती है अंदर वाली कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी अपेक्षाकृत कम, ठीक है। तो ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी इसकी सांद्रता हो जाएगी कम, और कोशिका के अंदर जो सांद्रता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सांद्रता है वो होगी अधिक, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला, यहां पर जो विसरण कौन सी प्रक्रिया होगी? पहले तो विसरण की प्रक्रिया होगी, क्योंकि गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है। तो यहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कोशिका के अंदर से बाहर की तरफ प्रवाहित हो जाएगी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, क्योंकि अपेक्षाकृत देखा जाए तो जो बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी सांद्रता कम है अपेक्षाकृत जो कि कोशिका के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी अपेक्षा। और इसी प्रकार से जब इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता चाहिए होगी, कोशिका को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो उस केस में क्या होगा? ये कोशिका है, इसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, जो बाहर की वातावरण में ऑक्सीजन है उसकी सांद्रता हो जाती है अधिक, और
कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता हो जाती है कम, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ऑक्सीजन गैस का विसरण हो जाता है। तो इस प्रकार से गैसों का विसरण या फिर द्रवों का विसरण भी हम समझ सकते हैं, सॉरी परासरण की जो क्रिया है उसको भी समझ सकते हैं। कैसे? देखिए, आपने एक चीज तो देखी होगी कि आप जब पानी में, सपोज पानी में आप भिगा करके रखते हैं एक सूखी किशमिश को, एक किशमिश के दाने को आप पानी में भिगा कर रखते हैं, तो आप क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद वो फूल जाती है, कुछ टाइम बाद वो फूल जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा परासरण की क्रिया से होता है। देखिए वास्तव में हुआ क्या, वास्तव में हुआ ये कि जो सूखी हुई किशमिश है उसके अंदर जो द्रव है उसकी जो सांद्रता है वो है निम्न सांद्रता, ठीक है, और सॉरी उसकी सांद्रता है उच्च सांद्रता, और जो बाहर जो गिलास में जल रखा हुआ है उसकी सांद्रता है निम्न सांद्रता। तो जब इस किशमिश को जल में रखा जाएगा तो द्रव कहां से कहां प्रवाहित होगा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, अर्थात किशमिश के अंदर से गिलास में रखे हुए जल की ओर, ठीक है। तो यहां से परासरण की क्रिया इस प्रकार से होगी, लेकिन जो यहां से बाहर का जो द्रव है वो भी किशमिश के अंदर की ओर गति करेगा। तो इस कारण जो बाहर का जल है वो किशमिश के अंदर भर जाएगा और किशमिश फूली हुई प्रतीत होगी। इसका अपोजिट भी देख लीजिए कि जब आप इस फूली हुई किशमिश को एक द्रव बनाओ, एक सॉल्यूशन बनाओ, एक विलयन बनाओ, किसका? चीनी का घोल, और उस चीनी के घोल में इस फूली हुई किशमिश को डाल दो, तो कुछ देर बाद आप देखेंगे किशमिश सूख जाएगी। क्यों? क्योंकि अब की बार जो सांद्रता उच्च हो गई वो बाहर वाले द्रव की हो गई, चीनी के विलयन की सांद्रता ज्यादा और किशमिश के अंदर के वाले विलयन की सांद्रता कम, तो फिर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, तो जो किशमिश के अंदर जो द्रव भरा था वो बाहर की ओर गति करने लगेगा और इस प्रकार जो किशमिश है वो सूखी हुई प्रतीत होगी, ठीक है। तो ये काम होता है प्लाज्मा झिल्ली का। इसके बाद और भी पार्ट्स हैं, जैसे केंद्रक है या कोशिका द्रव्य है। तो केंद्रक जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, किसमें? कोशिका में, क्योंकि कोशिकीय जनन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि इसको विभाजन करना होता है, क्योंकि कोशिका का विभाजन होता है। तो ये कैसे करता है इसको हम समझेंगे जब हम केंद्रक की वर्किंग पढ़ेंगे। और कोशिका द्रव्य जो कि प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो खाली स्पेस होगा उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे और भी पार्ट्स होंगे जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं, इनकी भी वर्किंग हमको पढ़नी है। ये कोशिकांग जैसे कि गोल्जी बॉडीज हो गई, अंतर द्रव्य जालिका हो गई, या फिर लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सारी चीजें क्या है? कोशिकांग हैं, ये कोशिका द्रव्य में मौजूद होती हैं। तो इन सभी को हम सब समझेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, इसको रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।